हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वन मोर इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। आप में से काफी सारे लोग एज अ रियल एस्टेट एजेंट प्रैक्टिस कर रहे होंगे या रियल एस्टेट सर्टिफिकेशन की एग्जाम्स को फेस करने वाले होंगे। मे बी आपने एक मेजर प्रॉब्लम या कंसर्न रियल एस्टेट एजेंट्स का सुना होगा। जैसे कि काफी सारे रियल एस्टेट एजेंट कंप्लेन करते हैं कि उनका ब्रोकरेज टाइम पे नहीं आता है, उनका कमीशन कई बार दूसरे एजेंट कोड के साथ में मैप कर दिया जाता है। अल्टीमेटली उन्होंने जो भी रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन की स्पेसिफिक डील की है, उससे रिलेटेड ब्रोकरेज, उससे रिलेटेड कमीशन, उससे रिलेटेड फीस उनके अकाउंट में नहीं आती है। भाई, ये गलतियां क्यों हो रही है, ये फॉल्ट्स क्यों हो रहे हैं? कहीं ना कहीं एज अ रियल एस्टेट एजेंट हम नहीं जानते कि रेरा के प्रावधान क्या है। हम नहीं जानते कि हमने अगर कोई चूक करी एज अ रियल एस्टेट एजेंट तो हो सकता है कि हमारा ब्रोकरेज, हमारा कमीशन कट हो जाए या हमें मिले ही नहीं। तो ऐसी गलतियां करनी ही क्यों? तो इस सेशन में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 के बारे में ऑफ द रियल एस्टेट हैंडबुक, जहां पर रियल एस्टेट एजेंट रजिस्ट्रेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन है। तो चलते हैं हम सीधे रियल एस्टेट एजेंट हैंडबुक की ओर। अब जरा गौर से देखें इस रियल एस्टेट एजेंट रजिस्ट्रेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज से रिलेटेड चैप्टर को। तो इस चैप्टर में आप पाएंगे कि रियल एस्टेट एजेंट रेरा के हिसाब से क्या है उसे डिफाइन किया गया है। साथ में ये बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्या क्या रिक्वायरमेंट है जो एक रियल एस्टेट एजेंट को फुलफिल करनी होती है। कितने तरह के रियल एस्टेट एजेंट है एज पर रेरा एक्ट, और रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन का क्या प्रोसेस है। अगर आपको अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवाना है, बिकॉज 5 साल आपको कंप्लीट हो गया एज वर्किंग एज अ रियल एस्टेट एजेंट, तो आपका रिन्यूअल ड्यू हो जाता है, तो आपके लिए रिन्यूअल की क्या प्रोसेस है वो कंप्लीटली डिफाइंड है। रियल एस्टेट एजेंट के क्या फंक्शंस हैं और किन केसेस में जो रजिस्ट्रेशन आपको रेरा से मिला है एज अ रियल एस्टेट एजेंट वो रिवोक किया जा सकता है, मतलब नलीफाई किया जा सकता है, तो उसकी पूरी जानकारी है। अगर हमें रिवोकेशन से बचना है तो किन किन नियमों का हमें पालन करना है, ये सब कुछ यहाँ पर इस चैप्टर में दिया हुआ है। साथ ही साथ स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस फॉर एजेंट रजिस्ट्रेशन ऑन महारेरा वेब पोर्टल। तो काफी इजिली हम इसको नेविगेट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस प्रोसेस को, फॉर एनी पर्सन लुकिंग फॉरवर्ड टू रजिस्टर एज अ रियल एस्टेट एजेंट एज पर द रेरा एक्ट। साथ ही ये चैप्टर इंडिविजुअल एजेंट्स और नॉन इंडिविजुअल एजेंट्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में बात करता है। अब इस चैप्टर की स्टडी हम कुछ 2 या 3 पार्ट्स में करने वाले हैं। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने सर्कल में जरूर शेयर कीजिए, ताकि जो भी रियल एस्टेट एजेंट हैं उनको अपने दायित्वों के बारे में जानकारी हो, उनको ये समझ में आए कि अगर उनको रजिस्ट्रेशन या री रजिस्ट्रेशन करवाना है तो उनको क्या क्या प्रोसेस फॉलो करनी है, क्या क्या स्टेप फॉलो करनी है। तो चलते हैं हम चैप्टर नंबर 5 की ओर। तो ये चैप्टर नंबर 5 बहुत ज्यादा क्रूशियल है अगर आप रियल एस्टेट एजेंट एज अ रियल एस्टेट एजेंट प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, या आप चाह रहे हैं कि भाई मेरे लाइसेंस का कभी रिवोकेशन नहीं होना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब मैं इस चैप्टर के अंदर कुछ मुख्य बिंदुओं को या इंपॉर्टेंट टर्म्स को मैं टच बेस करूंगी ताकि आपकी लर्निंग प्रोसेस इजी हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम यहां से। रियल एस्टेट एजेंट मतलब कौन? ऐसा पर्सन जो निगोशिएट करता है या एक्ट करता है ऑन बिहाफ ऑफ अ अनदर पर्सन। तो हम समझते हैं कि दलाल बेसिकली एजेंट क्या होता है, जो किसी थर्ड पर्सन के बिहाफ पर, सेकंड पर्सन के बिहाफ पे एक्ट कर रहा है, काय के लिए? ट्रांसफर करने के लिए किसी प्लॉट, प्रॉपर्टी, अपार्टमेंट, जो कि रियल एस्टेट एक्ट में डिफाइंड है बेसिकली, राइट? कैसे? बाय वे ऑफ सेल। भाई एक पर्सन अगर बेचेगा तो दूसरा पर्सन खरीदेगा, और बदले में उसे क्या मिल रहा है? कोई कमीशन मिल रही है, कोई फीस मिल रही है, कोई रिम्यूनरेशन मिल रही है, राइट? और साथ में रियल एस्टेट एजेंट की डेफिनेशन में ये भी कहा गया है, इट इंक्लूड्स अ पर्सन जो केवल इंट्रोडक्शन करवा रहा है, कि प्रोस्पेक्टिव बायर्स और सेलर्स आके आपस में बातचीत करें, और भैया अगर आप बायर हैं तो ये सेलर साहब है, इनसे मिल लीजिए। अगर आप सेलर साहब हैं और आप बायर ढूंढ रहे हैं तो आप इनसे मिल लीजिए। एंड इफ यू आर प्लेइंग दैट रोल, यू आर अ रियल एस्टेट एजेंट एज पर रेरा। सो आपको ये कंडीशंस देखनी है कि आप रियल एस्टेट एजेंट एज पर रेरा के एक्ट के अंदर तब आएंगे जब आप
किसी के बिहाफ पे एक्ट कर रहे हैं, साथ में आपको एक रेम्युनरेशन मिल रहा है, फीस मिल रहा है, ब्रोकरेज मिल रहा है, कमीशन भी मिल रहा है। किसी भी नाम से हम उस पेमेंट को कोट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंड इट इंक्लूड्स अ पर्सन हु इंट्रोड्यूसेस। अगर आप इंट्रोडक्शन का भी काम कर रहे हो तो यहाँ पे आप एक रियल एस्टेट एजेंट हो गए एज पर द रेरा एक्ट। अब इंपॉर्टेंट है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड फॉर्मेलिटीज समझना, जो कि सेक्शन 9 में दी हुई है रेरा एक्ट के। अब हम रजिस्ट्रेशन से क्या समझते हैं? पंजीकरण, राइट। सो पंजीकरण करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा? डेफिनेटली नॉर्मली देखा जाए तो आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, थोड़ी सी डिटेलिंग और रिक्वायर्ड है एज पर रेरा के हिसाब से, तो हम बात करते हैं उस बारे में। कोई भी रियल एस्टेट एजेंट, पहले तो ये बोलते हैं कि कोई भी पर्सन एज अ रियल एस्टेट एजेंट काम नहीं कर सकता जब तक वो रजिस्टर्ड है एज अ रियल एस्टेट एजेंट अंडर रेरा। तो किसी भी रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट के लिए आप रियल एस्टेट एजेंट तभी काम कर सकते हैं, एज अ रियल एस्टेट एजेंट तभी काम कर सकते हैं जब तक आपने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिया है रेरा के अंडर, राइट। अगर इस तरह से कोई मतलब उल्लंघन करता है किसी भी कंडीशन का, तो वो मान्य नहीं होगा। कोई भी पर्सन इस तरह से किसी भी गतिविधि में इन्वॉल्व नहीं होगा, सेल या परचेज की, किसी प्रॉपर्टी प्लांट और बिल्डिंग की, अगर उसने प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है। ठीक है, हम समझ गए। अब क्या करना है? अब आपको एक एप्लीकेशन फाइल करनी होगी अथॉरिटी को। कौन सी? रेरा अथॉरिटी को, ठीक है। प्रिस्क्राइब टाइम में, प्रिस्क्राइब फॉर्म के अंदर, एंड प्रिस्क्राइब फीस और डॉक्यूमेंट के साथ में। मतलब फीस तो जरूरी है, साथ में डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन जो जो रिक्वायर्ड है वो भी देना काफी जरूरी है। तो बात करते हैं हम इस बारे में कि रियल एस्टेट एजेंट को एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर एप्लीकेशन देनी है और सारी रिक्वायरमेंट सबमिट करनी है। और ये रिक्वायरमेंट सबमिट करने के बाद में क्या होना है? रियल एस्टेट अथॉरिटी उन डिटेल्स को देखेगा। जैसे आपने आपका पैन कार्ड दिया, आधार कार्ड दिया, आपने अपना वोटर आईडी सबमिट किया, आपने अपने बैंक स्टेटमेंट सबमिट करे, या आपने अपनी आईटीआर रिटर्न सबमिट करी। तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पे आपको कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करे उसको रियल एस्टेट अथॉरिटी एग्जामिन करेगा और देखेगा कि हाँ, ये डॉक्यूमेंट बोनाफाइड है, जो आधार कार्ड पे नंबर है और जो आधार पैन कार्ड पे नाम है वो सब मैच कर रहे हैं, सब डिटेल्स मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और उसके बेसिस पे वो रजिस्ट्रेशन दे सकते हैं। उनके पास में राइट है कि वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए उन्हें रीजंस देने होंगे लिखित में कि भाई वो आपकी एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट करना चाहते हैं। पर अभी हम सोचते हैं, समझते हैं कि नहीं, रजिस्ट्रेशन तो हो ही जाना चाहिए, और अगर हमें रजिस्ट्रेशन करवाना है इस एक्ट के अंदर एज अ रियल एस्टेट एजेंट, तो हमें क्या क्या फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी होगी। तो आगे कंप्लीट डिटेल उस बारे में दी हुई है, राइट। अगर मान लीजिए रियल एस्टेट अथॉरिटी आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करती है, तो उसके लिए ये एक ऑब्लिगेशन है कि सुनवाई का मौका दिया जाए। द एप्लीकेंट हैज बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड विथ रिगार्ड टू द मैटर, कि भाई हम आपकी एप्लीकेशन क्यों ही रिजेक्ट कर रहे हैं, आप इसको सुन लीजिए और अगर कोई सफाई देनी है तो दे दीजिए। एट द सेम पॉइंट टाइम रियल एस्टेट अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कोई भी डिफिशियंसीज हैं आपकी एप्लीकेशन में तो उसको कम्युनिकेट करें, ताकि आप सुधार करके वापस एप्लीकेशन भर सकें, ठीक है। अब जब आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया तो आपको एक मिलेगा यूआरएन नंबर। क्या मिलेगा? यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर, राइट। और आपको हमेशा किसी भी रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन, जो आपका एज अ ब्रोकर आप काम कर रहे हैं, एज अ एजेंट आप काम कर रहे हैं, वहां पर आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर हर ट्रांजैक्शन में कोड करना बहुत बहुत जरूरी है। अदरवाइज आपकी ब्रोकरेज पर साइड इम्पैक्ट आ सकता है, आपकी ब्रोकरेज कैंसिल हो सकती है, हो सकता है आपका सर्टिफिकेट का या रजिस्ट्रेशन का रिवोकेशन भी हो जाए। तो हमेशा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर डालना जरूरी है, दैट इज द यूआरएन नंबर। अब ये रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद में कितने साल तक वैलिड रहेगा? तो एक्ट कहता है कि 5 साल। ये वैलिडिटी दी है कि 5 साल के बाद में आपको हर बार अपना यूआरएन, दैट इज योर रजिस्ट्रेशन नंबर, नीड्स टू बी रिन्यूड, राइट। और रिन्यू करने की क्या प्रोसेस है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब कोई भी रिवोकेशन या कोई भी सस्पेंशन, मतलब अथॉरिटी बोल देती है कि नहीं, आपने गलती करी है, और इसका पूरा परिणाम जो है, जो एक्ट के हिसाब से है, वो बनता है कि आपका सर्टिफिकेट रिवोक कर दिया जाएगा। मतलब रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल कर रहा है, या हम सस्पेंड कर रहे हैं आपको इतने टाइम पीरियड के लिए। अगर अथॉरिटी ऐसा कोई भी एक्ट लेती है, कदम उठाती है, तो उसके लिए ये करने से पहले उसको एक अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी रियल एस्टेट एजेंट को कि भाई बोलो,
अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, मतलब एक सुनवाई का मौका सबसे पहले मिलेगा ऐसा रिवोकेशन या सस्पेंशन करने से पहले। क्लियर। अब बात करते हैं रियल एस्टेट एजेंट कौन। तो दो तरीके की, दो कैटेगरी आइडेंटिफाई करिए रियल एस्टेट एजेंट की रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसने? रेरा अथॉरिटी ने। और उनके अनुसार पहले तो वो हो सकते हैं जो कि इंडिविजुअल है, दूसरे वो हो सकते हैं जो कि अदर देन इंडिविजुअल है, मतलब जो इंसान नहीं है उसके अलावा। तो अदर देन इंडिविजुअल्स कौन हो गए? कंपनी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। पार्टनरशिप फॉर्म हो सकती है, हो सकती है। सोसाइटी हो सकती है, हो सकती है। अगर आपने प्रोप्राइटरशिप फॉर्म करी है अदर देन इंडिविजुअल के केस में, तो आप भी उस केस में एक अलग रजिस्ट्रेशन लेंगे एज अ प्रोप्राइटर। अब क्या ही डिफरेंस आ गया इंडिविजुअल और प्रोप्राइटरशिप में, तो इसके लिए आपको मेरे साथ में कंटिन्यू करनी पड़ेगी ये जर्नी लर्निंग की, तभी मैं आपको बता पाऊंगी। पहले समझते हैं कि इंडिविजुअल रियल एस्टेट एजेंट कौन होता है। तो इंडिविजुअल मतलब मैं, ठीक है, आप। हम लोग इंडिविजुअल रियल एस्टेट एजेंट कब हो जाएंगे? जब हम हमारे नाम पर वो बिजनेस, वो प्रोफेशन कैरी कर रहे हैं। किसका? रियल एस्टेट एजेंट का, राइट। तो आप अगर खुद के नाम पे कैरी कर रहे हो और आपके साथ में प्लस, ठीक है, मतलब मैं अगर एज ए रियल एस्टेट एजेंट काम कर रही हूँ तो मेरे साथ में कोई भी एम्प्लॉय काम नहीं करना चाहिए। चाहे वो एम्प्लॉय मार्केटिंग देखे, चाहे वो एम्प्लॉय सीआरएम देखे, या वो एम्प्लॉय आपके ऑफिस को संभाले, नहीं, कोई भी एम्प्लॉय नहीं चाहिए आपके रियल एस्टेट एजेंसी के बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ही आप इंडिविजुअल रियल एस्टेट एजेंट की कैटेगरी में आएंगे, मतलब पहली कैटेगरी में आएंगे। इफ आपने कोई एम्प्लॉय रख लिया तो आप फिर बोलेंगे कि चलिए अब तो ये प्रोप्राइटरशिप हो गई। अगर आप इसको कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड करवाएंगे तो कंपनीज एक्ट के अनुसार कंपनी हो जाएगी प्राइवेट लिमिटेड। अगर आप पार्टनरशिप डीड बनवाएंगे, देखिए आपका एम्प्लॉय आपका पार्टनर नहीं है, राइट। पार्टनरशिप डीड बनवाएंगे, अगर पार्टनरशिप एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड करेंगे तो आप आपकी एक पार्टनरशिप कंसर्न क्रिएट कर सकते हैं, राइट। अब बात की जाती है जो पर्सन एज अ इंडिविजुअल काम कर रहा है तो वो रिस्पॉन्सिबल है पूरी प्रोसेस के लिए। अब आप ही बताइए कि रियल एस्टेट जब ट्रांजैक्शन इस तरह से होता है तो क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, क्या बता सकते हैं आप? कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में कि इन रियल एस्टेट जब ट्रांजैक्शन होता है तो डेफिनेटली सोर्स लीड जनरेशन का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। फिर प्रोस्पेक्ट से बातचीत की जाती है, उन्हें प्लान्स डिस्कस किया जाता है, साइट विजिट होती है, डील्स क्लोज होती है, और फाइनली एक उनका हम कंसेंट ऑब्टेन करते हैं, और उसके बाद में हमको एक ब्रोकरेज रिलीज होती है जब फाइनली वो ट्रांजैक्शन अंडरटेक हो जाता है, राइट। तो हु इज अ रियल एस्टेट एजेंट? वो पर्सन जो खुद के नाम पे अकेले काम कर रहा है, उसके पास में कोई एम्प्लॉय नहीं रखा गया है इस पर्पस के लिए, वो एंड टू एंड सब ट्रांजैक्शंस को डील कर रहा है। थर्ड, उसका नाम जो उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स पे है वही उसका रजिस्टर्ड बिजनेस नेम और वही रजिस्टर्ड नेम होगा रियल एस्टेट एजेंसी को चलाने के लिए। साथ में ये जो सर्टिफिकेशन महारेरा इशू करेगी ये उसके पर्सनल नेम पर होगा जो उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स में है, मतलब आधार कार्ड में है, पैन कार्ड में है, वगैरह वगैरह। ठीक। अब मैं डिटेल में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप कोई भी गलती करो इस रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रोसेस से, बिकॉज आपकी ब्रोकरेज काफी इंपॉर्टेंट, दैट्स द ओनली सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर यू, many of you, right? So why to take risk on that? Who is a non individual real estate agent? जरा इसको समझते हैं हम। जो इंडिविजुअल नहीं है तो वो नॉन इंडिविजुअल रियल एस्टेट एजेंट हुआ। मतलब वो कौन हो सकता है? पार्टनरशिप हो सकती है, कंपनी हो सकती है, सोसाइटी हो सकती है। अब ये बिजनेस किसके नाम पे रजिस्टर्ड होगा? आपके नाम पे नहीं, आपके ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे रजिस्टर्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा ऑर्गेनाइजेशन का नेम प्रो कैपिटलिस्ट है और मैं चाहती हूँ कि मैं नॉन रियल इंडिविजुअल रियल एस्टेट एजेंट की कैटेगरी में जाऊं, तो मुझे अपने बिजनेस को अपने ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे, दैट इज प्रो कैपिटलिस्ट के नाम पे रजिस्टर करना पड़ेगा। बट अगर मैं चाहती हूँ कि नहीं, मुझे तो एज अ इंडिविजुअल एजेंट प्रैक्टिस करनी है, तो मुझे मेरे नाम पर यानी कि पूर्वा के नाम पर रजिस्टर करना पड़ेगा ये रियल एस्टेट एजेंट का बिजनेस, और मुझे कंप्लीट बिजनेस को एंड टू एंड देखना होगा फ्रॉम लीड जनरेशन टिल क्लोजिंग ऑफ द डील तक। क्लियर है सबको? अब बात करते हैं कि रियल एस्टेट एजेंट नॉन इंडिविजुअल रियल एस्टेट एजेंट की कैटेगरी में कब आएगा? जब वो अदर देन इंडिविजुअल है, प्लस इंपॉर्टेंट कंडीशन, इंपॉर्टेंट कंडीशन की यहाँ पर एक या एक से ज्यादा एम्प्लॉय आपके पास में है जो किसी भी रोल को प्ले कर रहा है, या तो आपकी सेल्स देख रहा है, या आपके लीगल डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है, या करवा रहा है, आपकी मार्केटिंग का काम कर रहा है, सो ऑन सो फार। तो अगर ऐसा केस हो गया तो आप एक नॉन इंडिविजुअल रियल एस्टेट एजेंट हो गए, और आपका जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा वो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पे होगा। तो ये बहुत क्लियर है।
ओके, लेट्स टेक अप सम स्पीड अराउंड दैट, क्योंकि मैंने काफी डिटेल में बात करी है ताकि आप इसको लेके बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो। ये डिफरेंशिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज लाइबिलिटी अटैच्ड होती है हर तरह के बिजनेस स्ट्रक्चर से रिलेटेड, राइट ना। बात करते हैं रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन एंड प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन कैसे करना है, तो उसके लिए रूल बने हुए हैं एज पर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, registration of real estate agents, rates of interest and disclosure on website rules 2017। कभी कभी पूरा स्टेटमेंट पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है ताकि हम समझें कि वो रूल्स किस बारे में है, ठीक है। अब क्विकली बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन की क्या प्रोसेस। तो पहली बात, आप मौखिक तौर पर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब एप्लीकेशन शुड बी इन राइटिंग, राइट। सो एप्लीकेशन शुड बी इन राइटिंग। एवरी रियल एस्टेट, हर रियल एस्टेट एजेंट को एप्लीकेशन देनी होगी, वो भी राइटिंग में देनी होगी। और आप रियल एस्टेट एजेंट कब होंगे, डेफिनेशन आपको इसमें देखनी होगी कि आप अगर मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, सेल्स या परचेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन किसी भी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी यानी कि प्लॉट, अपार्टमेंट या बिल्डिंग का करते हैं एज पर द रेरा एक्ट, तो आप एक रियल एस्टेट एजेंट की कैटेगरी में आते हैं और आपको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। ये रजिस्ट्रेशन कोई भी इस तरह का ट्रांजैक्शन होने के पहले ही करवाना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप जानते हैं ब्रोकरेज का क्या होगा ना। इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन किस फॉर्म में देनी है, तो एक्ट बोलता है, राइट, रूल्स बोलते हैं कि फॉर्म जी के अंदर अप्लाई करो। अब ये फॉर्म जी काफी टेक्निकल है और बहुत बहुत माइन्यूट डिटेल्स है, तो बिल्कुल थोड़ी भी गलती नहीं करिएगा और नोट्स बिल्कुल बनाइएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके एग्जाम से रिलेटेड। चलिए तो बात करते हैं। सबसे पहले, अगर आप एंटरप्राइज यानी कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे बिजनेस को रजिस्टर करवाना चाहते हैं, तो उस केस में आपको क्या देना होगा, उनका प्रूफ कि रजिस्टर्ड एड्रेस क्या रहेगा, ठीक है। अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म है, सोसाइटी है, पार्टनरशिप मतलब नॉन इंडिविजुअल पर्सन हो, तो उस केस में उस नॉन इंडिविजुअल पर्सन की आइडेंटिटी डिफाइन करने वाले सब डॉक्यूमेंट्स देने हैं, मतलब पैन कार्ड, आधार कार्ड, डिन नंबर, एज द केस में भी जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको आए केवाईसी से रिलेटेड उस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस के आपको सबमिट करने पड़ेंगे। अगर आप पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहे हैं, 3 पार्टनर्स हैं, तो 3 पार्टनर्स की पूरी डिटेल्स, केवाईसी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स, साथ में जो पार्टनरशिप फर्म के हैं, पार्टनरशिप फर्म का आधार, उनका पैन नंबर, ये वो सब आपको सबमिट करना पड़ेगा पार्टनरशिप फर्म का। अगर आप एज एन इंडिविजुअल रजिस्टर कर रहे हो तो अपने इंडिविजुअल डिटेल्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे, ठीक है। अब साथ में जब भी आप ऐसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अप्लाई कर रहे हैं और आप अदर देन इंडिविजुअल हो, मतलब पार्टनरशिप फर्म हो, कंपनी हो, राइट, या सोसाइटी हो, तो इस केस में आपको आपका अस्तित्व स्थापित करने वाले डॉक्यूमेंट्स यानी कि पार्टनरशिप डीड, यानी कि मेमोरेंडम, यानी कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स है जो आपके बिजनेस की, आपके ऑर्गेनाइजेशन की आइडेंटिटी को डिफाइन करते हैं, उन्हें आपको सबमिट करना बहुत बहुत कंपलसरी है। अगर ये नहीं हुआ तो डिफिशियंसीज आ जाएगी, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी पर्सन उस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है या डायरेक्टर है किसी कंपनी के अंदर, उन्हीं उसी कंपनी के अंदर जो डायरेक्टर है, मतलब उस पार्टनरशिप बिजनेस को रिप्रेजेंट करने वाले पार्टनर्स, कंपनी को रिप्रेजेंट करने वाले डायरेक्टर्स, राइट, कोई ट्रस्ट बनाए तो उसके ट्रस्टीज, ठीक है। हर पर्सन जो इन्वॉल्व रहेगा यहाँ पर एज अ पार्टनर, एज अ डायरेक्टर, एज अ ट्रस्टी, एज एन इंडिविजुअल, उनको अपने कलर्ड फोटोग्राफ सबमिट करने इंपॉर्टेंट है। और यहाँ तक ही नहीं, आपको अपनी 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी करी है जो, वो एप्लीकेशन के साथ में संलग्न करनी है। अगर नहीं है तो जितने साल की है वो तो करनी ही पड़ेगी, बट रिक्वायरमेंट है 3 साल की, राइट, तो नील की रिटर्न भी आपको सबमिट करनी पड़ सकती है, प्लीज डू दैट, ठीक है। और अगर नहीं है तो डिक्लेरेशन दीजिए कि क्यों आपके पास में उस स्पेसिफिक ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है। ऑथेंटिकेटेड कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ एड्रेस, ऑथेंटिकेटेड मतलब सत्यापित करी हुई प्रति, राइट, ऑथेंटिकेटेड कॉपी ऑफ द प्रूफ ऑफ एड्रेस की हाँ इनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस यही है, इसको सत्यापित किया जाए कहीं से और फिर सबमिट किया जाए। साथ में आपके टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर वगैरह सब डिटेल्स देना इंपॉर्टेंट है। डिटेल्स ऑफ ऑल द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स
एंड प्रमोटर्स जिनके साथ आपने आपने काम किया, डिटेल्स ऑफ ऑल द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स एंड देयर प्रमोटर्स ऑन हुज बिहाफ आप एक रियल एस्टेट एजेंट की तरह काम कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो आपको देना होगा। अब ये केस कब आ जाएगा? जब आप रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर रहे हो। अगर कोई क्रिमिनल या सिविल प्रोसीडिंग आपके या आपके पार्टनर के अगेंस्ट या आपके डायरेक्टर्स के अगेंस्ट या ट्रस्टीज के अगेंस्ट में है, तो वो डिटेल भी आपको देनी होगी। ठीक है। ऑथेंटिकेटेड कॉपीज ऑफ ऑल लेटर हेड। अब देखिए, आप एज ए पार्टनरशिप फर्म काम कर रहे हैं, कंपनी काम कर रहे हैं, प्रोप्राइटरशिप काम कर रहे हैं, तो ऑथेंटिकेटेड कॉपीज चाहिए इनकी सबकी कि हाँ, ये जो एड्रेस इनके लेटर हेड पे मेंशन है, ये यहाँ से ही बिजनेस कर रहे हैं और ये इनका ही है। ये सत्यापित कॉपी, रबर स्टैंप इमेजेस वगैरह वगैरह सबकी सत्यापित कॉपी, एक्नॉलेज्ड कॉपी आपको सबमिट करनी पड़ेगी फॉर द सेक ऑफ रजिस्ट्रेशन। और साथ में ऐसे सब डॉक्यूमेंट्स, ऐसी सब इंफॉर्मेशन जो रेगुलेशन चाहता है कि सबमिट की जाए फॉर द सेक ऑफ रजिस्ट्रेशन शुड बी सबमिटेड। अब बात आ जाती है फीस की। अब जरा गौर से देखें कि अगर आप एज एन इंडिविजुअल अप्लाई कर रहे हैं तो आपको लगेंगे 10,000 रुपए एज अ फीस, जो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर, दैट इज यूनिक रजिस्ट्रेशन यूआरएन नंबर देगा और वो वैलिड होगा 5 इयर्स के लिए। अगर आप अदर देन इंडिविजुअल हैं, मतलब प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, तो उस केस में आपको 1 लाख रुपए की फीस लगेगी विथ ऑल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, राइट। और आपको ये फीस एनईएफटी आरटीजीएस के थ्रू पे करनी है या किसी और डिजिटल मोड के थ्रू पे करनी है। ठीक है। अब आपको साथ में क्या करना होगा? आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी होगी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। सो शैल मेंटेन एंड प्रिजर्व द बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड्स सेपरेटली फॉर इच डॉक्यूमेंट। अगर आपने सेपरेटली नहीं बनाई तो आप तो उस केस में क्या हो जाएगा? तो इस केस में मान लिया जाएगा कि आपने प्रोविजंस फॉलो नहीं किए हैं एक्ट के। ठीक है। सो डॉक्यूमेंट सेक्शन 4 कहता है कि एज अ रियल एस्टेट एजेंट आपको हर प्रोजेक्ट के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं सेपरेटली प्रिजर्व करने हैं और उनको हर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के सेपरेट डॉक्यूमेंट्स आपको मेंटेन करने हैं, प्रिजर्व करने हैं। कितने सालों के लिए? एटलीस्ट 5 सालों के लिए। ठीक है। अब ये 5 सालों का कहाँ लिखा है? ये यूजुअली रिक्वायरमेंट होता है किसी भी एक्ट के अंदर। When promoter engage real estate agent, किस चीज के लिए? For marketing and sale of the projects, they are required to maintain separate record of all the financial transactions for each project। मतलब प्रोजेक्ट वाइज आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है इन सिंपल वर्ड्स, और हर तरह का ट्रांजैक्शन को सेपरेटली रिकॉर्ड करना है। अब बात आती है इसको समेटने की, बिकॉज हम पिछले 15-20 मिनट से इसी टॉपिक में बात कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर हमें रजिस्ट्रेशन टाइमली मैनर पे लेना है, हमारी एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं करवाना है, तो ये सब डिटेल्स सपोर्टिंग फीस डॉक्यूमेंट्स के साथ में, फीस के साथ में 10,000 की फीस है अगर आप इंडिविजुअल हैं, तो 1 लाख की फीस है आप अदर देन नॉन इंडिविजुअल है, तो ये सब आपको सबमिट करनी है। रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी जो है रेरा, वो इन सबको दिखेगी, समझेगी और विद इन 30 डेज आपको यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर दे देगी, राइट। वंस दैट रजिस्ट्रेशन नंबर इज विथ यू व्हेन इट इज इश्यूड, देन अपन द रजिस्ट्रेशन क्या होगा? आपको एक आरसी इश्यू हो जाएगा फॉर्म एच के अंदर। तो फॉर्म जी, फॉर्म एच यहाँ पे हमने कवर करे हैं, राइट। अगर मान लीजिए किसी कारणवश रियल एस्टेट एजेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है क्योंकि कोई त्रुटि रह गई थी, कोई डिफिशियंसी रह गई थी, तो उस केस में एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना जरूरी है। अगर नेक्स्ट प्रोविजन बोलता है कि अगर अथॉरिटी फेल कर जाती है कम्युनिकेशन देने में अबाउट द डिफिशियंसीज इन एप्लीकेशंस, और 30 दिन निकल गए, 30 दिन के अंदर भी कुछ नहीं हुआ, 7 दिन के अंदर यूजुअली रजिस्ट्रेशन नंबर दे देना चाहिए था, पर 30 दिन निकल गए, तो उस केस के अंदर ये एप्लीकेशन डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड मानी जाएगी फॉर द रियल एस्टेट एजेंट। मतलब यूजुअली क्या होता है, 30 दिन के अंदर अथॉरिटी को जवाब देना होता है। यूजुअली 7 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाता है। अगर 7 दिन में रजिस्ट्रेशन नहीं आया, नंबर नहीं आया, 30 दिन निकल गए, तो उस केस में क्या होगा? आपका रजिस्ट्रेशन ये माना जाएगा कि डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड, कि आप रजिस्टर्ड हो गए हो, ये मान लिया जाएगा। ठीक है। और ऐसा सर्टिफिकेट भी वैलिड है फॉर 5 ईयर पीरियड। तो एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हुई हमारी रियल एस्टेट एजेंट के रजिस्ट्रेशन रिलेटेड रिक्वायरमेंट के बारे में। अब
अगर रिन्यूअल की बारी आती है, 2 मिनट और रहेंगे हमारे इस टॉपिक को डिस्कस करने को लेकर कि अगर आपको किसी भी रियल एस्टेट एजेंट, एज अ रियल एस्टेट एजेंट आपको अपने रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल करवाना है, आप कब करवाओगे? जब आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट एक्सपायर होने वाला है या आपके 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं, तो आपको जो टाइम लिमिट दिया हुआ है, स्टेपुलेट किया गया है, उस अवधि के अंदर आपको रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना होगा। अब सेक्शन क्या कहता है? सेक्शन बोलता है कि आपका रजिस्ट्रेशन जिस दिन एक्सपायर होने वाला है, प्रायर टू द एक्सपायरी ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, मतलब अगर आपका रजिस्ट्रेशन 25 फरवरी को एक्सपायर होने वाला है, तो उससे पहले आपको 60 दिन गिनने हैं, 60 दिन बैक कैलकुलेशन करना है। अब यहाँ 2 महीने पकड़ के कैलकुलेशन नहीं कीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है 31 और 29 और 30 का महीना है। फॉर एग्जाम्पल फरवरी के पहले की हम बात करें तो 31 और 30 का महीना है, 31 के 2 महीने आ गए, जैसे दिसंबर और जनवरी। तो आपको 60 डेज कैलकुलेशन करना है, ना कि 2 महीना। ओके, तो आपको 60 डेज प्रायर टू द एक्सपायरी, मतलब अगर आपका 25 फरवरी को एक्सपायर हो रहा है तो आपको 60 डेज काउंट कर रहे हैं, और उससे जब आपकी 60 डेज पहले की जो डेट आएगी, उसके पहले आपको वहां पर एटलीस्ट 60 डेज प्रायर आप रजिस्ट्रेशन के लिए, रिन्यूअल के लिए अप्लाई करेंगे। अगर मान लीजिए अगर आप 80 दिन पहले अप्लाई करते हो तो क्या वो एक्सेप्टेबल है? हाँ, एक्सेप्टेबल है, बिकॉज एक्ट बोलता है एटलीस्ट 60 डेज प्रायर, कि हमें 60 दिन का समय हमारे हाथ में चाहिए आपकी कोई ऐसी एप्लीकेशन जो एक्सपायर होने वाली, रजिस्ट्रेशन जो एक्सपायर होने वाला है उसके विषय में। तो आपको एटलीस्ट 60 डेज प्रायर रजिस्ट्रेशन के लिए, री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस क्या है? वही प्रोसेस, वही सब डॉक्यूमेंट्स जो हमने अभी पढ़े। मतलब ऐसा माना जाएगा कि ये री रजिस्ट्रे रिन्यूअल, ये जो रिन्यूअल हो रहा है ये एक री रजिस्ट्रेशन हो रहा है। सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे केवाईसी, सारे बंदों के विथ 10 टोटल फीस 10,000 या 1 लाख एज द केस में बी, विथ द प्रॉपर फॉर्म इन राइटिंग, प्रॉपर साइन, प्रॉपर एक्नॉलेज्ड, प्रॉपर वेरीफाइड एंड सो ऑन सो फॉर आपको सबमिट करनी पड़ेगी सारी डिटेल्स के साथ में, राइट? तो उसके लिए डी फॉर्म दिया है के, एंड इन केस ऑफ रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन द रियल एस्टेट एजेंट विल बी इन्फॉर्म्ड इन फॉर्म एफ। तो फॉर्म हमने अभी समझा पड़ा कौन कौन सा, फॉर्म जी, फॉर्म एच, राइट, फॉर्म जे, राइट, एंड एट द सेम केस टाइम अगर रिन्यूअल है तो फॉर्म के, और अगर रिजेक्शन है तो फॉर्म आई आएगा अथॉरिटी से, राइट? ये सब डिटेल्स आपको सबमिट करनी पड़ेगी टाइमली मैनर पे, राइट? अब अगर आप री रजिस्ट्रेशन भी करवा रहे हैं या आपका नॉर्मल रजिस्ट्रेशन है, फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन है, तो आपको एक्ट के सारे प्रोविजंस, रूल्स, रेगुलेशन को कंप्लाई करना इंपॉर्टेंट है। तो ये कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हुई टिल 5.5 तक, और हम एक यहाँ पे ब्रेक लेंगे बिकॉज 5.6 से आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। बट उससे पहले बात आती है कि चलिए आज के एमसीक्यूज के बारे में क्या ख्याल है। चलिए, तो सबसे पहले द रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट एजेंट अंडर रेरा इज मैंडेटरी फॉर, 4 ऑप्शंस हैं और इसमें से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। All individuals involved in real estate transactions, only those dealing with large scale real estate project, any person facilitating the sale or purchase of the real estate, yeah, only the brokers, agents and so on। अब 4 में से एक ही सही जवाब है, तो आपको क्या लगता है कौन सा सही जवाब है? Is it point C? Is it point D? Okay, let's look into the answer. It is point C. Any person फैसिलिटेट करवा रहा है पूरे ट्रांजैक्शन को। अगर आप फोन लगा के भी बायर और सेलर को मिला रहे हो और आपको कमीशन मिल रहा है, तो उस केस के अंदर आप एक रियल एस्टेट एजेंट की कैटेगरी में आएंगे और आपको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। अब बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैलिडिटी पीरियड ऑफ अ रियल एस्टेट एजेंट्स रजिस्ट्रेशन अंडर रेरा इज व्हाट? अब अगर अच्छे से आपने स्टार्टिंग की 20 मिनट्स पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर पता होगा। जी हाँ, इसका आंसर है 1, 2, 3 और 5 years। कमेंट करके जरूर बताइए कितना है इसका आंसर।
5 years, exactly. Next question. A real estate agent's registration can be revoked or suspended by the real estate authority, RERA authority. किन कारणों से रियल एस्टेट एजेंट का सर्टिफिकेट रिवोक हो सकता है या सस्पेंड हो सकता है? The agent fails to complete a certain number of transactions. The agent charges excess fees. The agent refuses to register with the RERA authority, or the agent breaches the terms and conditions of RERA Act. मैं क्वेश्चन वापस बताती हूँ आपको. कौन से कारणों से a real estate agent's registration can be revoked or suspended? तो ऐसी तो रिक्वायरमेंट्स ए और बी की तो हमने कुछ पढ़ी नहीं. फोर्थ पे देखिए, एजेंट ने रिफ्यूज ही कर दिया कि मुझे तो रजिस्ट्रेशन करवाना ही नहीं है, तो वैसा भी कोई केस नहीं है, क्योंकि हम तो बात कर रहे हैं किस केस में एजेंट का रजिस्ट्रेशन रिवोक हो जाएगा या सस्पेंड हो जाएगा. तो आंसर बहुत क्लियर है. यस, द आंसर इज सी. नाउ let's look into the next part. The difference between an individual real estate agent and a non-individual real estate agent under RERA is what? क्या डिफरेंस है एक इंडिविजुअल रियल एस्टेट एजेंट और नॉन इंडिविजुअल रियल एस्टेट एजेंट के बीच में? The level of experience, the size of the real estate transaction, the legal entity through which the legal agent operates, or the geographical area of operation. थोड़ा सा ट्रिकी है, सोचिए क्या सही आंसर है. चलिए मैं बता देती हूँ. इट इज द ऑप्शन सी. मतलब एजेंट, रियल एस्टेट एजेंट इंडिविजुअल है या नॉन इंडिविजुअल है, ये उसका बिजनेस स्ट्रक्चर, लीगल एंटिटी डिफाइन करता है कि वो प्रोप्राइटरशिप है या एज एन इंडिविजुअल काम कर रहा है, और उसी के बेसिस पे हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं. वेरी गुड. द नेक्स्ट इज द रेरा अथॉरिटी कैन रिजेक्ट अ रियल एस्टेट एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन इफ. किन कारणों में रियल एस्टेट एजेंट की एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट की जा सकती है? बताइए. हो सकता है उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, हो सकता है उसका पैन नंबर वैलिड नहीं है, हो सकता है द एजेंट हैज नॉट कंप्लीटेड अ रियल एस्टेट कोर्स, या द एजेंट फेल्स टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट. अब जहां चारों ही एक जैसे लगते हैं तो हम सब तुम्हें सोचना होगा कौन सा ऐसा आंसर है जो एक ब्रॉडर एस्पेक्ट देता है. हो सकता है पैन कार्ड में त्रुटि है, वैलिड पैन नहीं है, पर आधार भी वैलिड नहीं है. तो उस केस में हमें समझना होगा चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ज्यादा बड़ा है. वो है ये, द एजेंट फेल्स टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स. जो जो रिक्वायरमेंट थी वो आपने प्रोवाइड नहीं करी, तो उस केस में रजिस्ट्रेशन आप कंप्लीट नहीं हुआ. रिन्यूअल ऑफ रियल एस्टेट एजेंट रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्स क्या क्या रिक्वायर्ड करता है? अटेंडिंग अ मैंडेटरी रिफ्रेशर कोर्स. सेकेंड, सबमिटिंग अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स एंड पेइंग द रिन्यूअल फीस. थर्ड, रियल एस्टेट एलिजिबिलिटी एग्जाम, जो रेरा एग्जाम उसको वापस से पास करना पड़ेगा, या किसी की रिकमेंडेशन लेनी आनी पड़ेगी. तो आंसर काफी इजी है. रिकैप कीजिए. यस, सबमिटिंग द अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स, इजंट इट, एंड पेइंग द रिक्वायर्ड फीस. नाउ अ रियल एस्टेट एजेंट्स रजिस्ट्रेशन नंबर मस्ट बी कोटेड बाय द एजेंट. कहाँ कहाँ कोट करना है उसको? अपने विजिटिंग कार्ड में, या मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग मटेरियल के अंदर, या सारे सेल्स एग्रीमेंट्स और लीगल डॉक्यूमेंट्स में, सारे कम्युनिकेशंस में जो उसने क्लाइंट के साथ में कर रहे हैं या वो करने वाला है. बहुत गौर करने वाली बात है कि एक रियल एस्टेट एजेंट को कहाँ कहाँ अपना नंबर कोट करना है. तो केवल कम्युनिकेशन क्लाइंट के साथ में करेगा तो चलेगा, उसमें कोट करेगा तो, या हमें एक बिगर पिक्चर देखनी है यहाँ पर? तो हमें वही बिगर पिक्चर देखनी है. देखिए, करेक्ट आंसर इज सी. He has to quote in all the sale agreement and other legal document as and when executed. Right? Next, the RERA authority can grant a single registration to a real estate agent for किसके लिए? एक प्रोजेक्ट के लिए एक रजिस्ट्रेशन मिलेगा, या एक ज्योग्राफिकल एरिया के लिए एक एड्रेस रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, या एक इंटायर स्टेट या यूनियन टेरिटरी के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, या आपको एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के लिए एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा. तो आपको चुनना है. द रेरा अथॉरिटी कैन ग्रांट अ सिंगल रजिस्ट्रेशन टू अ रियल एस्टेट एजेंट फॉर एनी ऑफ दिस फोर. विच वन इज द करेक्ट आंसर? Yes, C is the correct answer, right? The RERA authority will
grant you registration certificate for entire state की entire महाराष्ट्र या entire मध्य प्रदेश या entire गुजरात, अगेन हर रेरा एक्ट अलग अलग स्टेट का अलग अलग होता है। तो महारेरा की जब हम बात करें तो महारेरा आपको बोलेगी चलिए महाराष्ट्र के अंदर आपको पूरा राइट है एज अ रियल एस्टेट एजेंट प्रैक्टिस करने का, एज अ फॉर द इंटायर स्टेट और द यूनियन टेरिटरी इज द केस मे बी। Now, the next question is, a real estate agent is required to maintain separate books of accounts and records for each client, each real estate transaction, each real estate project या real estate property. So, आपको separate books of account maintain करनी है किस किस के लिए? What's the correct answer? For each real estate transaction or each real estate project? So the correct answer is for each real estate project, you have to maintain separate books of accounts. So I hope this is fruitful for all of you. तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने अभी तक 5 टॉपिक कवर किए हैं। 5 टॉपिक के हमने 10 MCQs रिवाइज करे हैं। आई बिलीव दैट इज गोइंग टू बी ऑफ सुपर हेल्प। फटाफट से अपनी लर्निंग्स कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए और बताइए आपके की टेक अवेज इस चैप्टर से क्या रहे, और साथ में नेक्स्ट चैप्टर से आपकी क्या डिफिकल्टीज हैं उसको भी आप लिस्ट डाउन कीजिए। सो आई बिलीव दिस इज गोइंग टू बी सुपर हेल्पफुल। थैंक यू सो मच। या obviously, so anyone who would like to continue on this journey have to go through all the sessions, all the recordings which we are going to upload soon. Thank you so much.